हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में। ठीक है ना। ग्रुप डी के डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या सिलेबस होगा उसका, और हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और कैसे कैसे हम उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से और बहुत ही ध्यान से समझें हम उन चीज़ों को। ठीक है ना। सारी डिटेलें धीरे धीरे करके हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम साथ में ये भी डिसाइड करेंगे कि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के CET प्री में 55 से कम मार्क्स हैं। 55 की बजाय मतलब 60 से कम मार्क्स हैं किसी बच्चे के, और उसके पास कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, और ना वो हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल है, और ना वो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो उस बच्चे के लिए ये वीडियो रहने वाली है जिसके 60+ अबव है, और वो हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करना चाहता है, तो वो अपना मेंस की तैयारी करे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत बाद में होना है, उससे पहले आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए आप हरियाणा पुलिस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें ग्रुप डी की बजाय। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन चीज़ों की तरफ गौर कर रहे होंगे और उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान भी आकर्षित कर रहे होंगे। चलो, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ग्रुप डी को लेके जो डाउट बच्चों के काफ़ी सारे आ रहे हैं, उनको एक एक करके सोल्व करेंगे हम। और अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं एक्सपेक्टेड वैकेंसी कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, इसके बारे में ना काफ़ी डाउट ज़्यादा फैले हुए हैं बच्चों के बीच में। सबसे पहले तो हम बात करें कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है ना। वैकेंसीज का देखो, मैं बताता हूँ आपको। एक बात ध्यान रखें कि 2018 में जो ग्रुप डी ज्वाइन हुए थे ना जो, अब उनका प्रमोशन होना है। क्या होना है? प्रमोशन। हम डिपार्टमेंट में हैं, तो हमारे पास केस अभी थोड़े दिनों में हमको भी केस फॉरवर्ड करना है। जो हमारे ऑफिस में अंदर कोई भी ग्रुप डी लगा हुआ है, तो हमको उसका केस फॉरवर्ड करना है। अगर उसको 5 साल की सर्विस होते हुए हो गया, या 2018 में उसने ज्वाइन किया है, जो आज से पहले वैकेंसीज आई थी 2018 वाली, ठीक है ना, उसके जितने भी ग्रुप डी में लगे हुए कर्मचारी है, उनका सबका प्रमोशन, क्योंकि उनका एक पॉलिसी बनी हुई है कॉमन कैडर। ठीक है ना। कॉमन कैडर क्या होता है? जैसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंटों को मिला के कॉमन कैडर बना दिया गया था 2018 के अंदर। तो उसके अंतर्गत क्या होगा, अब सरकार ने ना एक पॉलिसी लेके आई है। सरकार की जो प्रमोशन होगा बाय टेस्ट होगा, डिपार्टमेंट का एक टेस्ट होगा। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे अगेंस्ट वैकेंसी, सपोज करो 300 वैकेंसीज आती हैं, फिर उसके लिए अप्लाई करने वाले जितने होंगे, उसमें से फिर सिर्फ 300 का ही प्रमोशन हो पाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे अब सबसे पहले तो ये चीज़ सोचने वाली है कि टोटल वैकेंसीज कितनी आती हैं। जो ओवरऑल वैकेंसीज अभी डिपार्टमेंट शो करते हैं, ठीक है ना, विदाउट प्रमोशन, मेरी बात को ध्यान से सुनना, विदाउट प्रमोशन कितना शो करते हैं। सपोज करो, मैं आपको बताता चलूँ। जैसे सपोज करते हैं कि डाटा दिया डिपार्टमेंट्स ने 15,000 कि 15,000 हमारे पास वैकेंसीज वैकेंट है एट प्रेजेंट ग्रुप डी की। ठीक है ना। अब सरकार इन 15,000 को कैसे भरना चाहती है? या तो एक तरीका हो सकता है कि वो डायरेक्ट एक ही बार में इन 15,000 की रिक्रूटमेंट निकाल दे। ठीक है। या फिर वो थोड़ा वेट करे ग्रुप डी से जो क्लर्क बनने हैं उनको प्रमोट करने का, कि वो कितने प्रमोट होते हैं, और फिर वो इसके अंदर ऐड करके उस रिक्रूटमेंट को दोबारा फिर वो एनालिसिस करके कुछ रिक्वायरमेंट अभी निकाल ले और कुछ रिक्वायरमेंट बाद में निकाल ले। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता के चलता हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन के नज़रिए से सोचना ही है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज़ का किसी को कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, जीरो आइडिया है सभी को। कितना आइडिया है? जीरो। ठीक है ना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा इस वीडियो में, लेकिन जो ट्रू है, जो सच्चा, बिल्कुल सच्चाई वाले फैक्ट हैं, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं कि हम पेन को थोड़ा दूसरा लें, जिससे ताकि आपको चीज़ें सही दिखें, इससे सही दिखेगा। ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वैकेंसीज के बारे में कोई डाटा हमारे पास तो नहीं है एट लास्ट, मतलब मेरे पास कोई डाटा नहीं है वैकेंसी का, कितनी वैकेंसीज आनी है और कितनी वैकेंसीज हमारी आएंगी। लेकिन मैं मोटा मोटा आपको फिर भी मतलब सिर्फ 1% आइडिया दे सकता हूँ। वो भी मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे पा रहा हूँ कि मेरे को जो मेरे को नॉलेज है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अराउंड 10 से 11,000 वैकेंसीज आपकी आ सकती हैं ग्रुप डी की। ठीक है। 10 से 11,000 मात्र। ये इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा आने की मेरे को उम्मीद नहीं है इस टाइम पे। एट प्रेजेंट का मतलब बोल रहा हूँ मैं 2026
27 में। देखो 2 फेज हैं अब सरकार के ना, 2 फेज चलेंगे। मैं आपको फेज बताता हूँ। एक फेज चलेगा सरकार का 2026 से लेकर 2027, और फिर दूसरा फेज चलेगा सरकार का 2028 और 2029। इन 2 फेज के अंदर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। इस फेज में एक सीटी होगा, इस फेज का एक सीटी हो चुका है, ठीक है। तो इस सीटी के बेस पे सरकार इस फेज को निकाल देगी। इसमें ग्रुप डी का भी आएगा, वो अलग से ग्रुप सीटी होना है। इस एक ग्रुप डी का सीटी इस फेज में होगा, एक ग्रुप डी का सीटी इस फेज में होगा। इस फेज का भी ग्रुप डी का रहता है और इस फेज का भी ग्रुप डी का रहता है। दोनों फेजों का ग्रुप डी का टेस्ट अभी रहता है। इसलिए ये तो श्योर है कि ग्रुप डी का 100% एक नोटिफिकेशन आएगा इस फेज के अंदर, 100%। वैकेंसीज का मैंने आपको बता दिया कि 10 से 11 हज़ार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 11 हज़ार वैकेंसीज आ सकती हैं। आने को ये 5,000 आ जाएं, आने को ये 15,000 आ जाएं, लेकिन 8% जो एक्सपेक्टेड है वो 10 से 11 हज़ार हैं, ठीक है। पहली बात क्लियर होगी, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन किस मंथ में आ सकता है। वैकेंसीज तो आ जाएंगी, अब उनका नोटिफिकेशन देखो अभी चला हुआ है, जनवरी लगा लो आप, चलेगा, ठीक है। देखो टाइमलाइन थोड़ा समझना, मैं आपको थोड़ा सा ना टाइमलाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हम नाम लिख रहे हैं टाइमलाइन ऑफ एचएससी। ये भी टोटली एक्सपेक्टेड है, हमको नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन के साथ बता रहा हूँ कि जैन और फेब के अंदर आपको पुलिस के रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर मार्च और अप्रैल जो आपकी पेंडिंग रहती हैं वो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जो पिछले सीटी में रहेगी थी ना वैकेंसीज कुछ पेंडिंग, वो पूरी करने की तरफ बढ़ेगा कदम, ठीक है ना। जिसको देखे आज न्यूज़पेपर में भी आया है 17,000 वैकेंसी जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, उनको भी पूरा करेंगे, तो वो चलेंगी। अब देखो पुलिस का यहाँ पे आ गया, अब यहाँ का फिजिकल वगैरह होके यहाँ पे एग्जाम होगा इसका भी, ठीक है ना। एग्जाम यहीं पे होगा, अप्रैल के बाद, अप्रैल के आसपास ही होगा पुलिस का एग्जाम भी। तो यहाँ पे पेंडिंग वैकेंसीज का एग्जाम खत्म हो रहे हैं अप्रैल तक। उसके बाद बचा आपके पास मई और जून, ठीक है, मई और जून। ये तो हम क्या बात कर रहे थे कि आपकी मार्च अप्रैल तक पेंडिंग वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। अब बचे 2 महीने, मई और जून, ठीक है ना। मई और जून बच गया हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गई ना आपको ये बातें। मैं अब कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि फिर ये पेज सारा भर जाएगा, और मैं रेड पेन ही यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे को थोड़ा सा और अजीब लग रहा है पेन, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आंखों पे जो पेन सेट होगा फिर हम उसी से पूरी वीडियो बनाएंगे। अभी सेट नहीं हुआ मेरा पेन मेरी आंखों से, ठीक है ना। तो देखो जनवरी का और फरवरी का मैंने आपको बता दिया, इसमें आप मार्च अप्रैल और ऐड कर लो, इसी में कर लो ना, तो फिर ये इकट्ठा ही हो जाएगा टाइमलाइन पूरी हमारी। तो आप मान के चल सकते हो कि जैन से अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस का ही काम होगा, और एग्जाम उसका यहाँ पे आएगा। पेंडिंग वैकेंसी का एग्जाम अप्रैल में जाके शुरू होंगे, उससे पहले एग्जाम शुरू होने बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं, बहुत मिनिमम। होने को तो कल हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत मिनिमम है। कारण बताता हूँ मैं आपको। जैन के अंदर स्कूल के अंदर चल रहे हैं प्री बोर्ड, फैब के अंदर चलेंगे प्रैक्टिकल्स, और फरवरी और मार्च एंड तक चलेंगे बोर्ड एग्जाम। और गवर्नमेंट के पास स्कूल से अलावा कोई ऐसा सेंटर अभी तैयार नहीं हुआ कि जहाँ पे वो एग्ज़ाम ले सके, ठीक है ना। सुनने में ये आ रहा है कि हायर एजुकेशन के जो मैम है उसको नोडल अधिकारी भी बनाया जा रहा है ग्रुप डी के लिए, ताकि कॉलेजेस के अंदर भी वो व्यवस्था देख सके, सारी ड्यूटी वगैरह की स्कूलों के अंदर भी देख सके। वो आपने लेटर देख लिया होगा, लेकिन वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक नोडल अधिकारी नियुक्त हुआ है। और ये वीडियो और ये पोस्ट और ये नोटिफिकेशन वायरल करने वाले व्यापारी हैं जिनको अपना व्यापार चलाना है, लेकिन मैं व्यापार से हट के बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। अब आपने ये चीज़ समझ ली कि बोर्ड एग्जाम है मार्च तक, तो एग्ज़ाम कब होने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी। तो आपके एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा जो संभावना बन रही है वो ये बन रही है अप्रैल के अंदर बन रही है ना, ठीक है ना। तो अब अगर हम अप्रैल की बात करें, ठीक है ना, तो अप्रैल के अंदर जाके आपके पुलिस के पेंडिंग वैकेंसीज के एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं। मई और जून मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपके सीटी मेंस के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। जो सीटी मेंस है ना उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और फिर जून के अंदर आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन
तो आपको शायद दिखने को मिल जाए ये अप्रैल और मई के बीच में ही, या फिर आपको ये उससे पहले भी दिख सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन का मतलब है मेरा कि एग्ज़ाम कब तक होएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आप ये मान के चलो कि अप्रैल से लेके और जून के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन इससे पहले आ जाता है, सपोज करते हैं कि फरवरी के अंदर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर 90% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम तब भी जून के आसपास होगा। मैंने पिछली बार CET प्री के टाइम पे अपने जो मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ये बात बताई थी। फरवरी के अंदर मैंने उनको बोला था कि जो CET प्री होगा वो जुलाई के अंदर होगा, और भगवान की ऐसी कृपा रहेगी वो जुलाई के अंदर ही हुआ, ठीक है। बात गलत होने को तो कुछ भी गलत हो सकती है, क्योंकि मैं HSC के अंदर कोई चेयरमैन नहीं हूँ, मैं किसी पोजीशन पे नहीं हूँ, ना मेरा कोई नॉन है, ना मैंने किसी नॉन से ये बातें पता की हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो इतने कन्फ्यूज हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये लास्ट मान के चल रहा हूँ कि आप जून को अपने नेक्स्ट ये मान के चलो कि हमको बिल्कुल प्रिपरेशन कर देनी है 4 मंथ के अंदर ख़त्म, और उसके अलावा हमको जो टाइम मिलेगा वो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होगा, ठीक है। ये बात मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनके 60 से लेस नंबर हैं, ठीक है ना। 60 से जिनके लेस नंबर है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 60 से लेस नंबर है जिनके। अब मैं बात करता हूँ जिन बच्चों के 60 to 80 नंबर हैं, कितने, 60 to 80। अब उन बच्चों के लिए तो मैं आपको बोल ही चुका हूँ कि हम टारगेट सीरीज़ शुरू कर रखी है, उस टारगेट सीरीज़ को फॉलो करें, आपकी तैयारी अप्रैल तक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हो तो इनकी भी जाएगी, लेकिन इनको फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर किसी का बेसिक नहीं हुआ अभी तो उसको पहले बेसिक जाके करना होगा, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। उस बेसिक के लिए भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में लेके आया हूँ, टेंशन ना लो आप, कैसे करना है, क्या क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हमने बात कर ली। अब मैं इसको सभी को रब करके मैं आपको एक मोटी सी बात लिख देता हूँ यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखनी है। बस मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरे को ये मत पूछना कि मंथ कौन सा है, क्या है, लेकिन मैं आपको टाइम बता देता हूँ। मिनिमम 4 से 5 मंथ, मैक्सिमम 8 से 9 मंथ, ये आपका टाइम पीरियड रहने वाला है जिसके अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। 4 से 9 ये मिनिमम लिमिट है और ये मैक्सिमम लिमिट है, और ये मंथ की बात कर रहे हैं हम। बन गई इक्वेशन, ठीक है। हम मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 महीने कम से कम है, 9 महीने मैक्सिमम है, 9 से 10 महीने के ज़्यादा नहीं जाएगा, तब तक ये काम हो जाएगा आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो इससे भी अच्छी बात है, सैलरी की। सैलरी कितनी बनती है ग्रुप डी की, और ग्रुप डी की रियल में सैलरी कितनी होती है, ठीक है ना। हम इस बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं और कैसे कैसे चीज़ें घटती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बातें कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई क्या सैलरी रहने वाली है। हम अगर ग्रुप डी को आज ज्वाइन करते हैं तो हमारी आज सैलरी क्या रहेगी। सबसे पहली बात तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि 7th पे कमीशन चला हुआ है अभी, ठीक है ना। अभी 7th पे कमीशन चला हुआ है, अभी एट प्रेजेंट आपका जो चला हुआ है वो 7th पे कमीशन है, और आपका अभी 8th पे कमीशन लगना है। अब 8th पे के बाद क्या सैलरी होगी वो एक अलग चीज़ है, वो आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको पता लगेगा। एक फिटमेंट फैक्टर होता है, अभी तो मैं आपको बताऊंगा तो आप इसी चीज़ में कन्फ्यूज हो जाएंगे। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, एक फिटमेंट फैक्टर होता है जिसके ऊपर आपकी पूरी सैलरी डिपेंड करती है। अब वो फिटमेंट फैक्टर कितना गवर्नमेंट लेके आती है, फिर आपकी बेसिक सैलरी में से कितना इंप्रूवमेंट होगा, कितनी कैलकुलेशन होगी, और किस एम्प्लॉय की किस पार्ट में कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी टेबल कितनी चेंज होंगी, जो आपकी पे मैट्रिक्स टेबल है, ठीक है ना। आपका फर्स्ट ACP कितने पे लगेगा, ACP क्या है, AN क्या है, ये सब चीज़ें आप जब सर्विस में आओगे तब पता लगेगा आपको। ये सब चीज़ें हमारा एक पोर्टल बनाया हुआ है HRMS गवर्नमेंट ने, एक हमारा पोर्टल बना हुआ है MIS, एक हमारा पोर्टल बना हुआ है E-सैलरी, एक हमारा पोर्टल बना हुआ है इंट्रा हरियाणा। ये काफ़ी सारे पोर्टल बना रखे हैं गवर्नमेंट ने चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन ये तभी आप यूज़ कर पाओगे ना जब आप सबसे पहले कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे। तो सबसे ज़रूरी है ज्वाइन करना, और सबसे ज़रूरी है उस जॉब को ले लेना, उस जॉब को अचीव करना। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सैलरी की बात करते हैं। मैं आपको मोटा मोटा हिसाब देता हूँ कि आपको फर्स्ट सैलरी इन हैंड कितनी मिलेगी ग्रुप डी के अंदर। ग्रुप डी का जो बेसिक है वो 16,900 है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आज का DA 58% है, ये
तब आप ज्वाइन करोगे तब पता नहीं कितना हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पे 58% है। अगर हम इसका 58% निकाल लें तो 9802 हो गया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये अराउंड 26,702 होएगा। और अगर इसमें से हम 2670 को माइनस कर दें, क्योंकि आपका 10% क्या कटता है, एनपीएस कटता है, 10% आपका एनपीएस कटता है, तो ये बचेगा 24,032। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम डीए नहीं एचआरए प्लस एमए मेडिकल अलाउंस ये दोनों ऐड कर दें तो अराउंड इसमें 1000 का मेडिकल अलाउंस और 1300 से लेके 1300 ये रुपये 1300 मतलब 2300 रुपये और ऐड कर दो आप इसके अंदर, तो ये हो गया आपका 26,332 रुपये हो गए आपके। ठीक है। अप्रोक्स आपकी ये रहने वाली है, उसमें से 20-30 रुपये जीएस के और कटते हैं, जीआईएस के कटते हैं, वो जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो अब आपको ये मान के चलना है कि आपका जो आपको मिलेगी, तो ये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 26 से 27 हज़ार के आसपास। अब आप सोच के चलिए कि आपकी जॉब 5 से 6 किलोमीटर दूर लग जाती है ग्रुप डी में। हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन 5 से 6 किलोमीटर पे आपकी जॉब लग जाती है, तो आपका अराउंड ये मान के चलो, अगर आप बाइक से जाते हो ना तो 1200 रुपये का एक वीक के अंदर आपका पेट्रोल लगेगा। चलो मैक्सिमम मान के चलो आप, चाहे आप कहीं मर्जी घूम ले फिर लिए, ठीक है ना। तो अगर आप महीने का लगा लो कि 5 से 6 हज़ार रुपये आपका पेट्रोल का खर्च हो गया, 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम है। और आपका 2 से 3 हज़ार अलग एक्सपेंस हो गया। अभी आप ऑफिस भी जाओगे, कुछ खाओगे भी, कुछ पियोगे भी, इधर उधर की कुछ चीज़ें भी यूज करोगे, तो आप 10 हज़ार में ये मान के चलो कि आपका जॉब से रिलेटेड ही खर्चा हो गया, जिसमें जाना भी हो गया, अंदर कुछ खाना हो गया, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, उसका पैसा हो गया, या कोई भी हमको कोई चीज़ प्रोड्यूस करवानी पड़ेगी एकदम, उन सब चीज़ों के कोई फाइल लेनी पड़ेगी, उस चीज़ों के हमारे पास तब भी 17 से 18 हज़ार सैलरी है जो सेविंग के लिए है, जिसको हम घर पे यूज कर सकते हैं अपने। ठीक है ना। अब मैं आपको एक सिनेरियो और लेके चलता हूँ आपके साथ ही। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ, जो ये लोग पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों के पीछे पागल हुए हैं ना, मैं उनकी थोड़ी सी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपने 16,000 से 17,000 आफ्टर जॉब का एक्सपेंडिचर है जो बचा लिए। ये जॉब है एचएससी की ग्रुप डी की जॉब, जिसको हम लेवल 1 कहते हैं। एट प्रेजेंट ये लेवल 1 पे है। अब मैं बात कर रहा हूँ CHSL या फिर CGL। ये आप मान के चलो मिनिमम दिल्ली भी आपकी जॉब लगी, ठीक है। और आपकी सैलरी PA या SA की 40,000 भी लगा लो मोटा मोटा, तो कम से कम भी 10 से 12 हज़ार रुपये आपका एक अच्छी जगह रहने में, 4 से 5 हज़ार आपका मिनिमम टू मिनिमम अच्छा खाना खाने में, और 2 से 3 हज़ार आपका ट्रैवल में। ठीक है। ये ट्रैवल, ये फूड और ये हाउस, ठीक है। ऐसे कर लो नोट। 12 और 5 17 और 3 20 हो गया। उसके अलावा कम से कम भी 3 से 4 हज़ार आप 8% की कंडीशनों को देखते हुए ध्यान रखो, हेल्थ पे जाना है आपका। उसमें आप फ्रूट भी खाओगे, हर चीज़ें खाओगे, तो उस पर 3 से 4 हज़ार रुपये का मिनिमम खर्चा है आपका। अगर आपको मेड रखनी है या कोई लॉन्ड्री वाला रखना है, वो सब मिला के भी अगर आप अलग से भी निकालो, और अगर आप वैसे भी मंथली कुछ एक्सपेंस निकाल लो, जैसे रिचार्ज हो गए, सब्सक्रिप्शन हो गए, तो 3 से 4 हज़ार वो आपके हो गए। रिचार्ज या सब्सक्रिप्शन 4 4 8 3 11 11 और 5 16 16 और 10 26 और 2 28 के कितना बचा लास्ट में 12 के। और अगर आप यहाँ पे अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि आपको घर का खाना मिल रहा है, उसके लिए कोई अलग से एक्सपेंस नहीं करना, वो अभी भी खा रहे हो आप, तब भी खाओगे। उसके अलावा आपके पास आज भी बाइक होगी, कल भी बाइक होगी। आज अगर आप साइकिल से जा रहे हो या आज आप साइकिल यूज कर रहे हो, तो पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में बहुत कम घर ऐसे रह गए जहाँ पे बाइक का यूज़ नहीं है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी बाइक है तो आप न्यू नहीं लोगे। अगर आप एक अच्छी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तब भी आप न्यू नहीं लोगे ना। और ऊपर से आप इतनों में से चलो आप मान लो कि आपने 6 से 7 हज़ार फिर भी अपने घर के अंदर ग्रोसरी के अंदर या उसके अंदर खर्च कर दिए, तब भी आप राउंड 10 हज़ार सेविंग कर रहे हो, और जिसमें आप अंडर 100 से 200 AQI में रहोगे।
जहाँ पे आप घर के नज़दीक रहोगे, जहाँ पे आप एयर पोल्यूशन में नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा है। तो अब आप खुद सोच के देखिए, जिस ग्रुप डी से आप इतनी नफरत करते हो कि पता नहीं ग्रुप डी तो क्या एम्प्लॉय है, उसका आप सबसे बड़ा एडवांटेज देखो क्या है। और इसके अलावा जो भी आपको मिलेगी हरियाणा में, उसका तो अलग ही बात होगी। लेकिन आप यहाँ पे भी लेवल 1 पे भी देखो ना क्या हालत है। लेवल 1 पे भी आप एक बहुत ही डिसेंट, नॉर्मल लाइफ नहीं, डिसेंट लाइफ बोल रहा हूँ मैं आपको। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बना हुआ है, हवा बना हुआ है। हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, वो हमने इतनी कर ली हैं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 भी होगी ना, तो वो सारी ज़रूरतें आपकी तब भी पूरी नहीं हो सकती, तब भी आपको वो सैलरी कम ही लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं बात कर रहा हूँ जिनकी लोअर मिडिल क्लास है, जो आज मतलब एक गरीबी का थोड़ा टाइम देख रहे हैं, उनकी बात। जो ऑलरेडी सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, उनके लिए तो ग्रुप डी वाली सेविंग ही है सारी, वो उसको कैसे उड़ाएं, कैसे कुछ ही करें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सैलरी का भी थोड़ा स्ट्रक्चर आपने समझा होगा। अब हम उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, प्रमोशन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2018 में लगे हुए जो ग्रुप डी हैं और जो कॉमन कैडर से जुड़े हुए हैं ना, तो उनका प्रमोशन केस मांग लिया गया हमसे। 2018 के क्लर्क, आज तारीख क्या चली है, 2025, तो 7 से 8 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाएगा। किस पोस्ट पे होगा? पोस्ट क्लर्क। ठीक है, जिसका पे स्केल कितना है एट प्रेजेंट, बेसिक का 21,700। ये पे स्केल है क्लर्क का आज के टाइम में हरियाणा में। अब ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो एक गवर्नमेंट वाला इशू है, उसकी तरफ हमको नहीं जाना। ऐसे तो क्या पता ग्रुप डी का भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। और 8th पे कमीशन के बाद क्या पता कौन सा बेसिक रहेगा, किसका क्या बेसिक रहेगा। लेकिन एट प्रेजेंट की बात जो मैं कर रहा हूँ कि 7 से 8 सालों के बाद आप क्लर्क की पोस्ट पे प्रमोट हो जाओगे। ये डिपेंड, मैं बात कर रहा हूँ कॉमन कैडर की। सपोज करो आप हेड क्वार्टर में हो पंचकूला, तो आप वहाँ 3 सालों में क्लर्क, 2 सालों में फिर आगे असिस्टेंट, और फिर आगे 3 से 4 सालों में डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर 4 से 5 सालों में सुपरिटेंडेंट। वहाँ आपकी अगर बिल्कुल 30 से 35 साल की सर्विस बची हुई है ना, तो आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक भी जा सकते हो। ये ध्यान रखना, डिप्टी। और अगर कोई क्लर्क ज्वाइन कर रहा है तो वो डिप्टी डायरेक्टर तक जा सकता है। ठीक है, अगर आप हेड क्वार्टर में ज्वाइन कर रहे हो किसी में। लेकिन अगर आप फील्ड में ज्वाइन कर रहे हो, जैसे कोई स्कूल है या फिर कोई अदर ऑफिस है, जहाँ पे कॉमन कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ जिनका कॉमन कैडर बना हुआ है, उनका 7 से 8 साल का पहला प्रमोशन क्लर्क है। ठीक है, अगर अब आप इन चीज़ों के बारे में और कुछ जानना चाहते हो ना, तो आप उन लोगों की वीडियो देखिए जो लोग ऑलरेडी ग्रुप डी के जॉब पे हैं। जैसे हमारे हरियाणा में एक सक्सेस हरियाणा करके एक चैनल है, वो भाई ऑलरेडी ग्रुप डी में है, तो वो भाई सारी बातें बताता है ग्रुप डी के बारे में। उनको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि मैं ग्रुप डी में नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकता। ये सब चीज़ें भी मैंने कहीं ना कहीं से सुनी है या कहीं ना कहीं से नॉलेज कलेक्ट की है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच है, ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इससे भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ चाहिए तो आप फिर वहाँ देख सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है, या फिर आप सर्च कीजिए जो हमारे HCS के रूल बने हुए हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के जो रूल बने हुए हैं 2016 वाले, उसके बेसिस पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना, अब आप उनको तो नहीं पढ़ सकते लेकिन जब आपकी जॉब हो जाएगी तो आप हर चीज़ को सर्च कर सकते हो फिर, और हर चीज़ को पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में मैं आपको कुछ बातें डिस्कस कर लेता हूँ। अगर देखो, आपको स्कूल में ग्रुप डी मिलता है, आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिलता है, आपको PWD में मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपकी डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट कौन सी है। आप बेलदार हो, आप PN हो, आप स्वीपर कम चौकीदार हो, आपकी पोस्ट क्या है। ग्रुप डी के अंदर ये पोस्ट आती है, तो आप पोस्ट किस पे हो। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि आप कहीं ना कहीं लैब अटेंडेंट लगे हुए हो, तो जो हमारे यहाँ आसपास, जो मेरे आसपास में ग्रुप डी में लैब अटेंडेंट में लगे हुए हैं, उनकी तो जॉब प्रोफाइल बहुत मज़े की है। वो सुबह जाते हैं 9 बजे, 9 से 9:30, और घर आ जाते हैं वो 2 बजे। काफ़ी बार तो वो 10 बजे भी आ जाते हैं वापस, उनको कुछ काम ही नहीं होता। ठीक है, एक बात भी विशेष ध्यान रखनी है कि ग्रुप डी पे सबसे कम जिम्मेवारी है। ग्रुप डी पे कोई जिम्मेवारी नहीं है, 0 वर्कलोड है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो ग्रुप डी वाला एम्प्लॉय महसूस करता है, वो है कि उसको बार बार ये फील करवाया जाता है कि तू सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है। जहाँ पे भी एक निकम्मा ऑफिसर आएगा, वो उस ग्रुप डी के कर्मचारी को ये फील करवाएगा कि तू सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है हमारे ऑफिस का। लेकिन
जो एक अच्छा कर्मचारी है, जो एक अच्छा ऑफिसर है, वो आपको ऐसा फील करवाएगा कि नहीं, आप एक एजुकेटेड, एजुकेशन के बाद ग्रुप डी में लगे हो, वो आपको ऐसे काम देगा जो आपके जो मेंटल लेवल है, जो आपकी नॉलेज है, आप उसको यूज करके उन कामों को, उस ऑफिस को अच्छा करके दे सकते हो। ठीक है। अब जैसे पीएन की पोस्ट है, तो पीएन की पोस्ट के अलग वर्क हैं, स्वीपर कम चौकीदार के अलग वर्क हैं। ठीक है। अब वो एक जो अधिकारी आपके ऊपर बैठा है ना, उसको डिसाइड करना है कि वो आपसे क्या करवा रहा है। काफ़ी जगह ग्रुप डी क्लर्क वाला काम भी संभाल रहे हैं अभी से, कहीं जगह ग्रुप डी सिर्फ और सिर्फ पीएन का काम कर रहे हैं, जो एक रियल पीएन का काम होता है, जैसे पानी पिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा भी है। ठीक है। लेकिन जो 2018 वाले ग्रुप डी हैं, वो मैक्सिमम अच्छा ही काम कर रहे हैं जहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर डिपार्टमेंट है, जैसे इरिगेशन है, इरिगेशन के अंदर कुछ बच्चे हैं, जैसे आपको अंकित ग्रेवाल के बारे में पता होगा, जो अभी फर्स्ट रैंक पिछली बार लेके आए थे मेंस के अंदर। तो वो उन्होंने बेलदार का काम किया है स्टार्टिंग में। उनकी आपने वीडियो भी देखी होंगी कि वो जाते ही सारी उसमें नहर के अंदर साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। कोई पीडब्ल्यूडी में है, कोई इरिगेशन में है, कोई सड़कों पे भी काम कर रहा है ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी की जो जॉब प्रोफाइल है ना, वो मेनली आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है कि आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहेगी। अब उसमें क्या रहता है, जैसे इरिगेशन है, इरिगेशन में 3 से 4 महीने तो ऐसे रहेगा कि 5 से 6 महीने, 7-8 महीने तो ऐसा रहेगा कि कोई काम नहीं होगा। जब बारिश आएगी और जहाँ पे नहरें हैं वहाँ पे बहुत वर्कलोड बढ़ जाता है, जैसी बारिश आती है तो। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें लोकेशन पे डिपेंड करती है कि आपकी लोकेशन क्या है। जैसे अब हमारे जहाँ पे मैं हूँ, मैं कैथल ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट के आसपास कोई ऐसी नहर है ही नहीं कि जिसके अंदर इतना पानी आता हो कि जहाँ पे इरीगेशन डिपार्टमेंट वाला जो ग्रुप डी का कर्मचारी है उसको ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी हो। मैं अब मेरे गाँव के पास से एक हासी बुटाना नहर निकल रही है, अब वो सूखी हुई है। यहाँ पे अगर कोई भी उसके अंदर ग्रुप डी का कर्मचारी, उसके वो सर्कल मिला हुआ है, तो उसका कोई भी काम नहीं है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल डिपेंड कर रही है ना, वो आपके डिपार्टमेंट पे और आपकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। चैलेंज क्या क्या फेस करने पड़ते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जॉब प्रोफाइल के अंदर चैलेंज आपके लिए सबसे बड़ा यही रहेगा कि जो आपका कर्मचारी है, जो आपके ऊपर ऑफिसर है, चाहे वो कोई भी है, वो आपको कैसा फील करवाता है। इसमें अब आपको इस चैलेंज को आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। देखो, 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसा काम कीजिए कि ऑफिस के अंदर आपसे जो भी काम करवाया जा रहा है आप उसको अच्छे से कीजिए, जो टेक्निकल काम करवाया जा रहा है, और आप उनको बोलिए कि भी मैं पढ़ा लिखा एक बच्चा हूँ और मैं आपको बहुत कुछ प्रोडक्टिव दे सकता हूँ इस ऑफिस को अपनी नॉलेज के साथ। ठीक है। तो हर ऑफिसर ऐसा चाहता है कि उसका जो ऑफिस है ना और उसका काम है वो 1 नंबर रहे, तो इसलिए वो आपको वैसा काम देगा, 1 नंबर। दूसरा नंबर, आप बनिए कीन लर्नर। कीन लर्नर का मतलब है कि जो चीज़ आपको समझाई जा रही है उसको आप बड़े ध्यान से सुने और उस चीज़ पे अमल करें। जैसे सपोज करो आपको कोई क्लर्क अपने पास बिठा के कोई काम बता रहा है कि ऐसे ऐसे करते हैं भाई इसको, या ऐसे ऐसे करते हैं बहन इसको, तो उस काम को अच्छे से सीखिए कैसे उस काम को किया जाता है, क्योंकि आपका नेक्स्ट प्रमोशन क्या होने वाला है, क्लर्क। तो आपको सभी वो काम करने हैं अगर आप स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। अगर आप स्टडी कंटिन्यू रखते हो तो आप ग्रुप डी भी नहीं रहने वाले, आप बहुत असीम क्षमताएँ हैं आप लोगों के अंदर। ठीक है। अब इन चैलेंजेस को फेस एक मैंने चैलेंज आपको बता दिया। दूसरा चैलेंज आपके लिए क्या हो सकता है कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं वहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो आप, और दूसरा कुछ जैसे अब जैसे माइनिंग है, अब माइनिंग में आपकी लोकेशन, जॉब की लोकेशन क्या रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ पे यमुनानगर में जैसे लगी हुई है खनन के अंदर, तो जो भी हमारे यहाँ कैथल के एम्प्लॉय हैं वो यमुनानगर जॉब करते हैं वो वाली। ठीक है, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट ही वो मिला हुआ है, तो अब वो घर से दूर है ना अपने, तो ऐसे वो आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। ठीक है ना। और आपको दूसरा चैलेंज क्या फेस करना पड़ सकता है कि जैसे आपको सबसे निचले स्तर का कर्मचारी समझा जा रहा है, तो जैसे सपोज करो कि आपको कोई भी, आपने एक भी गलती कर दी तो आपको ऐसा फील करवाया जाएगा कि आपने पता नहीं क्या जुल्म कर दिया, जिसमें कि आपकी 0% रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ऑफिस में। ठीक है। विशेषकर लड़कियों को काफ़ी शोषण किया जाता है। लड़कियों का जो रियलिटी है वो रियलिटी है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। ठीक है। काफ़ी कुछ महसूस करवाया जाता है। मेरी एक फ्रेंड है जो अभी एट प्रेजेंट ग्रुप डी में वर्किंग है, वो जो चीज़ें बताती हैं, अगर मैंने आपको वो चीज़ें बता दी तो आप फिर कहोगे कि आप दोबारा हमको डिमोटिवेट कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जितने आप नीचे लेवल पे रहते हो उतने ही चैलेंज ज़्यादा रहते हैं जॉब के दौरान। जैसे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, चैलेंजेस कम होते जाते हैं। चैलेंजेस देखो 2 टाइप के चैलेंज होते हैं। एक चैलेंज आपके सामने आया कि आपने कोई पजल आई आपके पास, कि आपके सामने कोई केस आया और उसको आपको सोल्व करना है, तो उसमें तो आपको आएगा आनंद।
और अगर आपने कुछ काम भी नहीं किया, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी आपको कोई सुना के चला जाए, वो एक अलग तरीके का चैलेंज है फिर। तो इस चैलेंज से निपटना बड़ा मुश्किल है। इस चैलेंज में तो आपको मजा आएगा। अब अगर आपको काम बता रहा है और वो सिर्फ आपको आता है आपके ऑफिस में, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी नॉलेज की वैल्यू देखो आप कितनी होगी, कहाँ तक होगी। सब आपको सलाम करेंगे, चाहे आपकी पोस्ट कोई मर्जी हो। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो, इस चीज़ को समझो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि चैलेंज कौन कौन से फेस करने हैं। उसके बाद हम सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे काफ़ी बार पूछते हैं कि क्या हम ग्रुप डी के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, 150%। ठीक है, आपके पास इतना समय होगा कि आप ग्रुप डी रहते रहते आराम से स्टडी कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप ग्रुप डी के साथ साथ ना मोटिवेट हमेशा रहोगे। आप ग्रुप डी की पोस्ट पे हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका शोषण किया जाएगा, जैसे ही आपको नीचा फील कराया जाएगा, भाई आप तो एक ग्रुप डी के कर्मचारी हो इसलिए आपको ऐसे सब बोला जा रहा है, तो वैसे वैसे ही आपके अंदर एक आग पैदा होगी कि मेरे को पढ़ना है और पढ़ के मेरे को इस ऑफिसर के साइड में बैठना है। तो वो मोटिवेशन ग्रुप डी के कर्मचारी के पास हमेशा रहती है, क्योंकि उसको ऑफिस में उसका आईना दिखाया जाता है कि तू किस लायक है भाई, तू ये है, तू अपने आप को ये मत समझ। कोई कहेगा कि तू डीसी समझ रहा है अपने आप को, ठीक है, तो फिर उसके मन में पैदा होता है कि भाई क्यों ना तू डीसी लग जा। क्योंकि 2018 के बाद जो ग्रुप डी का कर्मचारी लगा है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी किस्मत है, वरना उसकी नॉलेज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के इक्वल है। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। और सीईटी के अंदर जो 90+ हैं उनमें से 3 से 4 बच्चे मैं आपको बता सकता हूँ जो एट प्रेजेंट ग्रुप डी की जॉब पे हैं। 2 दोस्त तो मेरे नोन में हैं कि जिनके 90+ मार्क्स हैं और वो दोनों के दोनों ग्रुप डी की पोस्ट पे हैं अभी, ठीक है। तो इतना मोटिवेशन है ग्रुप डी की पोस्ट पे होते होते, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में से निकालते कि ग्रुप डी के साथ स्टडी नहीं हो सकती। ग्रुप डी के साथ आपकी खुली स्टडी हो सकती है, जितना आपका मन करे उतना पढ़ना। मैक्सिमम ऑफिस में टाइमिंग 9 से 5 है। तो सुबह जल्दी उठो 4 बजे और रात को जल्दी फ्री हो जाओ 7 बजे। 7 से लेके 10 बजे तक फिर पढ़ो और सुबह फिर 4 बजे उठ के 5 बजे से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। सैटरडे संडे आपके पास पूरा फ्री है। फेस्टिवल पूरे आएंगे। आपकी अगर ड्यूटी इरिगेशन वगैरह डिपार्टमेंट में आ गई तो आपको वैसे ही घर पे रहना है, वहाँ पे बहुत सारा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, मेन बात वो है। अब आपने ये भी देख लिया कि आप स्टडी कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं ग्रुप डी का सिलेबस, जो काफ़ी सारे बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। मैं उनको बता देता हूँ ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहेगा और उसको हम डील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का जैसे 30 नंबर है, ये एक वो है, ये तो जीएस होगी, ठीक है, ये जनरल साइंस है, ठीक है। और ये हमारी जैसे हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ये मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। ये रीजनिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे 30% हो गया। यहाँ पे फिर आपका 10% रीजनिंग हो गया, 15 नंबर का आपका एप्टीट्यूड आ गया, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश आ गई और 10 नंबर का आपका हिंदी आ गई और 25 नंबर की फिर आपकी हरियाणा जी की आ गई। 25 और ये 30 और 10 40, 50 60 85 और 100 गए पूरे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके हम इनको कैसे डील करेंगे। अब इसी चीज़ के साथ मैं आपको बुक्स और रिसोर्सेज भी यहीं पे बताऊंगा और वे ऑफ सिलेक्शन भी यहीं पे बताऊंगा कि हम किस वे में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं उन चीज़ों को बाद में नोट डाउन करूँगा, तो आप उनको नोट डाउन कर लेना साथ साथ, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे लिखूँगा कि इसका रिसोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं, तो आप उनको नोट डाउन जरूर कर लेना। फिर बाद में आप बोलते हो कि बुक्स के नाम बता दो, ये बता दो, मैं अभी बता दूंगा आपको कि क्या क्या रिसोर्सेज रहने वाले हैं, इनको कैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे मैं RES लिख रहा हूँ बस, और RES इसका, RES इसका, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो जो जनरल अवेयरनेस है और जनरल साइंस है, ठीक है, इसके लिए आप यूज कर सकते हो लूसेंट, ठीक है, लूसेंट से कर सकते हो, या फिर जो परमार का मैं आपको बता रहा हूँ उससे कर सकते हो, ठीक है। या फिर ना आप इसको यूट्यूब चैनल के एक टीचर हैं उससे भी कर सकते हो, उनका नाम मैं बता देता हूँ, नीरज,
ठीक है। और नाम है इनके चैनल का मैग्नेट साइंस, मैग्नेट साइंस। ये आपको बाद में मैं भी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा अपने ग्रुप में, ठीक है ना, इन सब चीज़ों का। लेकिन मैं आपको एट प्रेजेंट बता रहा हूँ, या तो आप लूसेंट से कर सकते हो, या फिर आप परमार सर की बुक से कर सकते हो, या फिर इनके यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो। इन्होंने वन शॉट में करवा रखी है सब चीज़ें, ठीक है। और एक नीरज सर करके हैं, उनका मैग्नेट साइंस करके कुछ चैनल है, वहाँ से कर सकते हो आप साइंस को, तीनों के तीनों पोर्शनों को, ठीक है। इसमें आप अगर और डिटेल में जाना चाहते हो कि मेरे को तो और डिटेल चाहिए, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो भाई 9th और 10th की। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप नीरज सर से भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। बस आप इनको फॉलो कर लो, इनके नोट्स बना लेना तीनों सब्जेक्ट्स के, इनसे पढ़ के तो आपका काम बन जाएगा नीरज सर से, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही फॉलो करना है, परमार, ठीक है। परमार सर को फॉलो करो। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इंग्लिश में पढ़ो इनसे, जो बच्चे हिंदी में पढ़ सकते हैं इनसे हिंदी में पढ़ो। इनके हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं और इनके इंग्लिश में भी नोट्स अवेलेबल हैं, दोनों में नोट्स इनके अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसको मंगवाइए और एक एक करके सारी चीज़ें पढ़िए। उसके बाद हम इसमें करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर के लिए आप यूज कीजिए स्पीडी, ठीक है। और इसको आप लास्ट के 15 से 20 दिन दीजिए, उससे पहले आप इसको इसमें मत इंक्लूड करिए अपने आप को, ठीक है। लास्ट के 15 से 20 दिन दीजिए और डेली 1 घंटा भी दोगे तो तब भी आपके सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, 20 से 25 घंटे में सारे करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर कवर हो सकते हैं, जो हमारे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग के रिसोर्स की, ठीक है। मैं बाद में लिखूँगा इनको, आप डरिए मत, इनको मैं बाद में सब्जेक्ट वाइज लिख दूँगा, जो भी सब्जेक्ट है हमारे तो उनका मैं अलग से लिख दूँगा, ठीक है। रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो रीजनिंग को आप पीयूष सर से कर सकते हो। सिलेक्शन उस पर कैरियर बिल पे भी पढ़ाते हैं, ठीक है। पीयूष वर्षाने कुछ करके नाम है इनका, वहाँ से आप अपनी रीजनिंग को कर सकते हैं। रीजनिंग करनी कैसे है, देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी आपने 10 से 20% भी की है ना, तो रीजनिंग के काफ़ी सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी आते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन है आप कर सकते हो, एनालॉजी है आप कर लेते हो। तो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन है, ये थोड़ा सीखना पड़ता है, ये है क्लॉक सीखनी पड़ती है, कैलेंडर सीखना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में डायरेक्शन तो सीखे जाते हैं, डिस्टेंस भी सीखनी पड़ती है, ठीक है। रैंकिंग में क्या है थोड़ा थोड़ा, जैसे वाटर इमेज कैसे है, एक एक बारी देख लोगे ना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जो भी टॉपिक आपका वीक होगा, जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको आप कवर कर लीजिए जिस टाइम आप सिलेबस को कवर कर रहे हो, ठीक है। जब आप सिलेबस को अपने कवर कर रहे हो तो आप सिर्फ जो आपका वीक टॉपिक है उसको पीयूष सर से अपना कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम मैथ को कहाँ से करें। देखो, अगर आपका 0 लेवल मैथ है और आपने 10वीं तक मैथ को पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और अगर आपने 12th तक को भी मैथ को पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, तो आपके लिए क्या है, आप आदित्य रंजन सर का यूट्यूब पे जितनी भी प्लेलिस्ट है, जैसे सपोज करो अब आपको नंबर सिस्टम करना है तो आप डालिए नंबर सिस्टम बाय आदित्य रंजन, जो भी अच्छी वीडियो आए उसको आप अपना आदित्य रंजन सर की जो भी अच्छी सी वीडियो आपको बड़ी सी वीडियो लगे उसको आप कर लीजिए। ऐसे सिंप्लीफिकेशन वहाँ से हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, जैसे HCF, LCM, रेशो एंड प्रोपोर्शन, आप इन चैप्टरों के नाम डालिए और आगे डालिए आदित्य रंजन, तो आपको ये सारे चैप्टर आपको उनको करवाए मिलेंगे, वन शॉट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। आप एक वीडियो देखोगे और आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो फिर उनकी 2 वीडियो भी मिलेंगी आपको इसी टॉपिक पे, 3 भी मिलेंगी। जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तब तक आप वीडियो देखते रहिए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। सबसे पहले देखो स्टेप होते हैं, देखो मैथ को करने के कुछ मैं आपको बताता हूँ कि मैथ को कैसे करना है। मैथ के और सब्जेक्टों को भी यही सब रहता है। सबसे पहले आप करो सिलेबस को, ठीक है। ये सिलेबस को अपने टेबल पे रख लिया और एक एक टॉपिक लिख लिया, उसको सिलेबस को कर लिया। सिलेबस के बाद आप करो नंबर 2 पे उसी सिलेबस के जो आपने क्वेश्चन लगाया उनकी प्रैक्टिस। नंबर 3 पे जाओ आप PYQ। अगर आपसे ये नहीं हो रहे तो फिर आप वापस यहीं पे आओगे, तो जो आपका यहाँ पे वीक है उसको आप यहाँ से दोबारा स्ट्रॉन्ग करो और फिर दोबारा प्रैक्टिस करो और फिर दोबारा उसी चीज़ के PYQ लगाओ, तो आपका ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो, पहले सिलेबस फिर प्रैक्टिस फिर PYQ के लिए मैं आपको बताऊंगा किस बुक से आप कर सकते हो, ठीक है ना, वो मैं आपको बता दूंगा जब आपकी PYQ लास्ट में, अभी मैं आपको रिसोर्सेज डिस्कस करूँगा ना तो मैं आपको PYQ के लिए बता दूंगा। अब उसके बाद करते हैं बात इंग्लिश लैंग्वेज की। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज जिस बच्चे की 0 है, बिल्कुल 0 है और जो करना चाहता है,
देखो आपको ग्रुप डी तो रहना नहीं है, आपको तैयारी तो ग्रुप डी के बाद भी करनी है, तो आप अमन सर से एक बार जो उनके यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो करवा रखी है ना, वो कर लीजिए सारी, अमन सर इंग्लिश। एक बार वहाँ से अपनी पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आप जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तो 120 रूल है इंपॉर्टेंट, ये निमिषा बंसल मैम ने करा रखे हैं, निमिषा बंसल। इनके मैं बाद में आपको जब ये होगा हमारे टारगेट्स में तो मैं इनके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। निमिषा बंसल मैम ने करवा रखे हैं 120 रूल, आप फिर इनको कीजिए। तीसरा है आपका इसमें वो कैब के लिए आप कीजिए ब्लैक बुक को, ठीक है। उसका भी करने का एक तरीका है, आप डेली 10-10 चीज़ें करिए, 10 वन वर्ड, 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम और 10 स्पेलिंग, ऐसे एंटोनिम 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 ईडियम, ऐसे करते चले जाइए। और फिर वो अगर आप शुरू करोगे धीरे धीरे करके कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में, हिंदी की। हिंदी के लिए आपको कुछ नहीं करना, हिंदी के लिए एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन, आप वहाँ से कर सकते हो। सौम्या करके आती है एक, वहाँ से कर सकते हो। एक अनुष्का करके आती है, वहाँ से कर सकते हो। कोई भी एक बुक लीजिए और टॉपिक वाइज आप हर चीज़ को करते चले जाइए, तो आपकी हिंदी हो जाएगी। हिंदी तो आपने वैसे ही पढ़ रखी होगी, आप हरियाणा से हैं, हम हरियाणा के बच्चे हिंदी में वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हिंदी वाला ज़्यादा कोई इशू है नहीं हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं हम हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके को देखो ना, एक तो बात है कि 25 नंबर की आ रही है, वेटेज तो अच्छी खासी है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है, लेकिन हमको ना इसको हवा नहीं बनाना है। एक बात ध्यान मान के चलो, नेशनल जीके प्लस साइंस प्लस हरियाणा जीके, ये पोर्शन आपका 30 और प्लस 25, मतलब 50% से ज़्यादा भी पोर्शन आपका ये है। तो हमको फोकस तो सबसे ज़्यादा इस पर करना है और उस पर, उन दोनों पे भी करना है। लेकिन हमको ना इनके लिए बस सिर्फ 2 रिसोर्सेज यूज़ करना है, 2 बुक यूज़ करनी है आपको इनके लिए, और कोई बुक यूज़ नहीं करोगे आप। सबसे पहले नंबर की जो बुक है वो महारा हरियाणा या फिर दिग्दर्शन, 2 बुक है, या महारा हरियाणा या दिग्दर्शन, ये दोनों बुक आपने यूज़ कर ली। उसके बाद आप यूज़ करोगे PYQ की एक बुक आती है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक करनी है, वो करनी है। तीसरे नंबर पे फिर जो आपको करना है वो संदीप दयाल के करंट अफेयर करने हैं, संदीप दयाल सर के करंट अफेयर करने हैं। ये 3 चीज़ करनी है, इनके अलावा आपको कुछ चौथी चीज़ करनी नहीं है। इनमें से एक बुक डिसाइड कर ली, उस बुक को देख लिया, फिर उसके बाद PYQ की जो मैं बुक बताऊंगा वहाँ से PYQ कर दिया। जब ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी उसके बाद संदीप दयाल से करंट अफेयर हमने कर लिया। तो ये आपकी सारी चीज़ों की बुक्स होगी, रिसोर्सेज हो गया। इनको अब मैं एक पेज पे लिख देता हूँ ताकि आपको फिर समझने में परेशानी ना हो। सबसे पहले हमने बात की नेशनल जीके की, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे उसकी बुक है, ठीक है। नेशनल जीके, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, परमार SSC करके इनका यूट्यूब चैनल है। इनके 2 प्रकार के नोट्स आते हैं, वो इंग्लिश में भी हैं और वो हिंदी में भी हैं। आप अपने अनुसार चूज कीजिए आपने कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आई साइंस। यहाँ पे आप अगर आपको बिल्कुल ही आपको डीप जाना है तो आप पढ़िए NCERT 9th और 10th की, ठीक है, वरना आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो। तीसरे नंबर पे आप नीरज सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब पे, और इनका चैनल का नाम है मैग्नेट साइंस कुछ करके है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 हमने क्या डिस्कस किया है, मैथ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ आदित्य रंजन, ठीक है। नंबर 4 रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ पीयूष, ठीक है। रीजनिंग के लिए पीयूष हो गया, ये यहाँ पे जगह बच गई, यहीं पे कर लेते हैं। 5वां नंबर है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए मैं आपको बता चुका हूँ अमन सर इंग्लिश सबसे पहले, ताकि आपका बेस बने। नंबर 2 पे 120 रूल ग्रामर के। नंबर 3 पे है ब्लैक बुक, जहाँ से आपको क्या करनी है, वो कैब करनी है।
आपको टफ लगेगी ये चीज़ें, लेकिन आपको फ्यूचर में काम आएंगी। फ्यूचर में आपको ग्रुप डी में नहीं रहना, तो अगर आपको ग्रुप डी में रहना है तो फिर आप पढ़ने लायक नहीं हो, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हो और अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, और अगर आप एट प्रेजेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी लग सकते हो। और जब आप कुछ भी लग सकते हो तो फिर आप बड़ी तैयारी कीजिए, ना कि छोटी तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आप ग्रुप डी की तैयारी को ही ऐसे कीजिए जैसे आप किसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। तैयारी को अपनी ऐसे रखो ना आप, और कर सकते हो 6 से 7 महीनों में आप आराम से कर लोगे, आराम से, बड़े प्यार से, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लंबी वीडियो होने वाली है काफ़ी, लेकिन आपको पेशेंस के साथ सुननी पड़ेगी। हिंदी को आप कर सकते हो आदित्य पब्लिकेशन से। उसके बाद 7वें नंबर पे आ गया हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के मैंने आपको फिर 3 रिसोर्सेज बताए हैं। पहला बताया है मैंने महारा हरियाणा या फिर दिग्दर्शन। दूसरे नंबर पे है PYQ बुक, वो मैं बता दूंगा जब हम करेंगे। नंबर 3 पे है संदीप दयाल के करंट अफेयर, संदीप दयाल करंट अफेयर, ठीक है। ये यूट्यूब वीडियो पहन के, वैसे PDF भी आती है, PDF भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारे बता दिए। नेशनल जीके आप कहाँ से कर सकते हो, साइंस कहाँ से कर सकते हो, मैथ कहाँ से कर सकते हो, रीजनिंग कहाँ से कर सकते हो, इंग्लिश कहाँ से कर सकते हो, हिंदी कहाँ से कर सकते हो, और हरियाणा जीके कहाँ से कर सकते हो। आप इनकी लिस्ट बना के अपने पास रख सकते हो कि हमको यहाँ से करना है। मैथ्स के बारे में देखो, एक बात और ध्यान रखना, मैथ्स के बारे में अगर आपको राकेश यादव सर का समझ में आ रहा है तो आप उनसे कीजिए। आपको अभिनय सर का तो करने की जरूरत नहीं है, इतना एडवांस नहीं जाता हरियाणा। गगन प्रताप का करने की जरूरत नहीं है, वो भी एडवांस नहीं जाता हरियाणा। अगर आपको ग्रुप डी प्लस में आपको धीरे धीरे करके अपना बेस मजबूत करना है तो आपके लिए आदित्य रंजन सर सबसे बेस्ट। मैं ना इनका फ़ैन हूँ, ना अभिनय शर्मा का फ़ैन हूँ, ना मैं आदित्य रंजन का फ़ैन हूँ। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ जो सच है। अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है तो फिर आप गगन प्रताप, इन सब चीज़ों में से, आदित्य रंजन में से 2 से 3 टीचर और हैं, फिर रेमो सर हैं या और टीचर हैं, उनमें से भी आप चूज़ कर सकते हो। जरूरी नहीं है फिर आप इनमें से किसी एक को चूज़ करो, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग में मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर ग्रुप डी में नहीं आता, तो इसलिए कंप्यूटर का आपको करने की जरूरत ही नहीं है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ, जो मैंने एक लास्ट स्लाइड क्रिएट की हुई है आपके लिए, हम उस पर चलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी 5 मिनट। देखो, आपके पास अराउंड 6 to 7 मंथ है, ठीक है। तो आप दीजिए 4 मंथ अपने सिलेबस को, और 2 से 3 मंथ दीजिए आप रिवीजन, ओनली रिवीजन, ठीक है। अब आपको इनमें कैसे कर सकते हो वो आपको सोचना है और आपको करना है। उसमें भी देखो, मैं हेल्प अभी उन बच्चों की कर रहा हूँ जिनके 60 to 80 मार्क्स CET प्री में है, और उनको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं नेशनल जीके के टारगेट दे रहा हूँ, मैं हरियाणा जीके के टारगेट दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से अपने ग्रुप डी के टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप इन मेरे अनुसार चलोगे तो आपका अप्रैल तक मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके होंगे, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके होंगे। आप अगर सिर्फ ग्रुप डी में बैठे हो ना, तो आप कंप्यूटर को छोड़ सकते हो टारगेट्स में जो भी मिल रहे हैं। उन कंप्यूटर की जगह फिर आप कुछ भी कर सकते हो, अपना मैथ करना है, इंग्लिश करनी है, जो भी आपको करनी है, जो भी आपका मन करे। अगर आपको बेस मजबूत करना है तो आप वहाँ से फिर वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है आज के टाइम में सिलेक्शन की, कि आपने सिलेबस को एक बारी कर रखा हो, तभी आप फिर टारगेट वगैरह फॉलो कीजिए, और तभी फिर आप किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको व्यापारियों के पास नहीं जाना है। आपको किसी भी टारगेट बैच, उस बैच, ये बैच, वो बैच, उसमें नहीं फंसना है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और CGL लेवल तक का मिलेगा। ग्रुप डी का जो पेपर है ना, वो सिर्फ ग्रुप डी का नाम का है, पेपर का लेवल तो काफ़ी अच्छा है ना, तो आपको उसी लेवल के टारगेट मिलेंगे, आपको उसी लेवल का पढ़ना होगा अगर आपको कामयाब होना है। और अगर आपको ग्रुप डी पे नहीं रहना है, आपको नेक्स्ट CET भी देना है, 100% देना है, क्योंकि आप ग्रुप डी पे हो भी। अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करोगे तब भी दोगे, नहीं करोगे ग्रुप डी की ज्वाइन, या ग्रुप डी में नहीं सिलेक्शन होगा तब भी दोगे। तो नेक्स्ट CET में भी यही चीज़ें यूज होनी है। तो क्यों ना फिर एक बारी बहुत अच्छे से तैयारी कर ली जाए, ताकि फिर बार बार वही तैयारी काम आती रहे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपके नीचे कमेंट्स ज़्यादा आते हैं रिसोर्सेज के लेके या बुक्स को लेके, तो मैं दोबारा भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। काफ़ी बच्चों को काफ़ी देरों से वेट था इस वीडियो का, इसलिए मैं आज या कल में वीडियो पोस्ट कर दूंगा।
अभी मैंने ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और भगवान आपको जल्दी से जल्दी किसी न किसी नौकरी से नवाजे। ठीक है, थैंक यू सो मच।